कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो आप लोगों का लगा हुआ है 2026 में 4, 5, 6, 7 डे टू 15 फरवरी तक जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, उसी के जो है लिए हमने ये क्लास स्पेशल ही बनाया है जिसमें आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के 100% चांसेस है, ये सारे के सारे प्रश्न इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ है और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी दिन, किसी भी शिफ्ट तो आपके लिए ये क्लास रामबाण होने वाला है, ठीक है? तो किसी भी एंगल से इस क्लास को मिस मत करना क्योंकि ये जो प्रश्न आप देख रहे हो, ये 100% आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? 4 फरवरी वाले पहले दिन वाले ही बिल्कुल देखना कि यहीं से प्रश्न आएँगे, आप लोगों को ये गारंटी है। तो चलिएगा फटाफट से पहले हम लोग यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि जीके का प्रश्न है और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है? तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम जो है सुल्तान था? स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे और पहला नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो है सुल्तान था? अब देखिए ये प्रश्न इंग्लिश में आप लोगों का डिमांड था तो इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। आप बेहतर तरीके से अपना उत्तर बताने की कोशिश करेंगे और जिन्होंने भी पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है इब्राहिम लोदी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। आप हर एक प्रश्न के उत्तर टेस्ट के तौर पे खुद से देने की कोशिश करेंगे तो बेहतर स्कोर आप अपने एग्जाम हॉल में पाओगे, ठीक है? ये नहीं कि केवल और केवल क्लास को देखते रहो, नहीं, अपना उत्तर जरूर दो, गलत या सही हो। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा नीति भारत के निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तय की गई एक जो है विलय नीति थी? क्वेश्चन आपके सामने है दूसरा दूसरा नंबर प्रश्न जो है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। हड़प्पा नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तय की गई एक विलय नीति थी? फटाफट से आपको बताना है। यहाँ पे जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ही ऑप्शन में से जो भी आपका राइट उत्तर लग रहा है, जो भी आपके अकॉर्डिंग राइट उत्तर है, वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि इल ढौजी डलौजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है डलौजी के। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कौन से राज्य का है? ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को, ठीक है? अगर आपका उत्तर बन रहा है पहला कर्नाटक दिया है, दूसरा राजस्थान, तीसरा नागालैंड, तीसरा चौथा उत्तर प्रदेश, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? कुकी नृत्य भारत का कौन सा लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से किया जाता है? तो जी ने बताया है तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि ये जो है कुकी जो है नागालैंड का मुख्य नृत्य है, नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मीराबाई चानू ने की राष्ट्रीय मंडल खेल में रजत पदक जीती थी? क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा गया है आप लोगों के सामने। फटाफट से बताएंगे कि मीराबाई चानू ने की राष्ट्रीय मंडल खेल में रजत पदक जीती थी। आपके फटाफट से राइट उत्तर आना चाहिए। अगर ए हो रहा है तो ये बताइए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी और डी हो रहा है तो डी जो है आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि मीराबाई चानू ने की
राष्ट्रीय मंडल खेल में रजत पदक जीती थी? कौन सा खेल था? तो वो जो है आप लोग को याद रखना है 2014 में जो है खेली थी, जिसमें जो है रजत पदक जीती थी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पे देखिए छह जो है, यदि छह अंकों की संख्या जो है यहाँ पे दिया गया है जिसमें 24 से विभाजित है, तो पी और क्यू का जो है अधिकतम संभावित मान ज्ञात करें। ये जो है प्रश्न आपके लिए रामबाण होगा। ये जो है विभाज्यता के नियम संख्या पद्धति से लिया गया है प्रश्न, और स्टार लगाइएगा कि ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम हॉल में आता है तो आप लोग फंस जाते हो, जबकि ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है और आप कहीं ना कहीं आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे समझिएगा 11 पी 9 क्यू 4 ये दिया गया है, कह रहा है 24 से विभाजित। 24 से विभाजिता का नियम, अगर आपसे कोई बोलेगा कि 24 से कोई संख्या विभाजित है, यानी कि वह संख्या जो है 8 से भी विभाजित होगी और वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 8 तेरी के 24, 24 का ये दोनों गुणज है, तो 8 से भी विभाजित होगी और वो 3 से भी विभाजित होगी। हमें ये तो बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ गया। अब जो है समझने वाली बात यह है कि जो है 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम के 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो 8 से हमें ये अंतिम के तीनों अंक विभाजित होने चाहिए। यहाँ पे कहा है अधिकतम मान, अधिकतम मतलब समझते हैं कि यहाँ पे पी और क्यू का अधिकतम मान का मतलब हो गया कि 9 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। 9 से कम, अगर 9 नहीं हो रहा है तो 8। ये नहीं कि आप पहले 1 रखोगे, नहीं, न्यूनतम कहेगा तो आपको 0 1 रखना है, पर अधिकतम कहेगा तो 9 8 7 इस तरीके से चेक करना है। तो देखिए यहाँ से जब हम रखेंगे, पहले 9 रख लेते हैं, ठीक है, 9 का तभी तो अधिकतम मान होगा। तो 8 एक में 8, 1 बच जाएगा यहाँ पे, तो 9 3 हो जाएगा यहाँ पे, 8 दूना 16, 3 34 हो जा रहा है, 34 नहीं कटता है। अब यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, दूसरा, यहाँ पे हम 9 की जगह पे 8, क्योंकि 9 से तो पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, 9 रखने पर अधिकतम मान क्यू का नहीं लगा, तो फिर 8 रखते हैं। तो यहाँ से देखिए फिर 18 हो गया, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 और 4 24 हो जाएगा, फिर बिल्कुल कट जाएगा। यानी कि क्यू का वैल्यू कितना रखे हैं हम लोग, 8। बिल्कुल यहाँ पे क्यू का वैल्यू हमने निकाल लिया कि जो है भाई साहब क्यू जो है यहाँ पे 8 आएगा। अब देखिए 11 पी 9 क्यू की जगह पे 8 रख लेते हैं, क्यू की जगह पे 8 रख लेते हैं क्योंकि 8 आ गया है, और उसके बाद से 4 है तो 4 रख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है, ये तो था विभाज्यता का नियम। अब 3 के विभाज्यता का नियम था, 8 और 3 का, 8 तरीके 24 था ना, तो 8 के विभाज्यता के नियम से 1 निकल गया। अब 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि इन सभी अंकों का योग जो होगा इसमें 3 से भाग लग जाएगा, तो 1 और जो है 1 2 हो जाएगा, 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 11 8 कितना हो जाएगा, 19 19 4 23। अब यहाँ पे हो गया 23, क्या 23 में 3 से भाग लगेगा, नहीं। तो इसमें क्यू का वैल्यू अभी तो हमने जोड़ा नहीं है, क्यू कितना रखेंगे ताकि अधिक से अधिक रखना है, तो सबसे पहले हम 9 इसमें जोड़ेंगे, अधिक अधिक रखना है, तो ये हो जाएगा आपका 23 9 32। क्या 3 के पहाड़ा में 32 आता है, नहीं आता है। 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 8 31, 3 के पहाड़ा में 31 नहीं आता है। 7 रखेंगे, 23 7 30, 30 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि क्यू का वैल्यू हमें मिल गया 7। क्यू का वैल्यू मिल गया 7, पी का वैल्यू, पी का है ना, ये पी का वैल्यू है ना, पी का वैल्यू मिल गया 7। हमसे पूछा गया है पी और क्यू, तो पी का वैल्यू 8, क्यू का वैल्यू 7, 7 8 56 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अब देखिए ग्राम पंचायत का उल्लेख आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा अच्छे तरीके से कि ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 40 में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। अकबर के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था, फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और जिन्होंने भी बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि जो है टोडरमल, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी को नेतृत्व में
चढ़गांव शास्त्रागार पर छापा मारा गया था। क्वेश्चन आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न का फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सूर्य सेन, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि लाल शैवाल निम्न में से किस विधि द्वारा जो है प्रजनन करते हैं। लाल शैवाल निम्न में से किस विधि द्वारा जो है प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको फटाफट से बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्धा निम्न में से किस नदी के जो है सहायक नदी है। वर्धा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों को बताना है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए यहाँ पे। तो जिनने बताया है वर्धा जो है गोदावरी नदी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पारस अपनी कक्षा में शीर्ष से 5वें स्थान पे और नीचे से 24वें स्थान पर है। इसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये आप लोगों को बताना है। रीजनिंग का प्रश्न है। अब 10 सेकेंड का समय देते हैं हम आपको, और रीजनिंग में आप लोगों को जो है देखिए क्वालिफाई करना है, तो बिल्कुल ही आपको रीजनिंग आनी चाहिए, मैथ आनी चाहिए, ठीक है, कि आप क्वालिफाई कर जाओ। या अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा अगर आपने जीके में पूरे के पूरे नंबर ला दिए और इंग्लिश में पूरे के पूरे नंबर ला दिए, पर अगर आपका मैथ और रीजनिंग में नंबर नहीं आए पासिंग, तो बिल्कुल आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल ही आपको अच्छे तरीके से रीजनिंग आना चाहिए, जो कि हम आपको क्लास में करा रहे हैं, और इससे एक भी बाहर नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी है। देखिए शीर्ष कह रहा है तो मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, शीर्ष से ऊपर से आ रहा है तो इसका स्थान 5वां है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से काउंट करोगे तो ये 5वां पे है, जबकि नीचे से काउंट करोगे तो 24वें नंबर पे, यानी कि नीचे से जब काउंट करते हम चलेंगे तो ये जो आ रहा है 24वें पे। कौन? यहाँ पे है एक पारस है, ठीक है, पारस का जो है नीचे से काउंटिंग करोगे 24, ऊपर से करोगे तो जो है 5वां स्थान है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 24 और 5 कितना होता है? 29। क्या 29 लोग होंगे इसमें? तो कहिएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आपने बताया है 29। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है पारस इसमें खड़ा है, ऊपर से आपने काउंट कर लिया और नीचे से काउंट कर लिया। क्या पारस 2 बार है? तो कहिएगा नहीं भाई साहब, और आपने तो पारस को ऊपर से भी काउंट किया है नीचे से भी, यानी कि पारस 2 बार थोड़ी ना है इस लाइन में, 1 बार ही होगा। यानी कि ये पारस को 2 बार काउंट किए हो तो 1 माइनस करना पड़ेगा, और आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा जो है आयोजित 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग हर साल शुरू होता है। हर साल मतलब कब शुरू होता है? हर साल किस महीने में? ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा कि मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित जो है 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग हर साल कब शुरू होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 26 जनवरी को, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तानरस खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तानरस खान निम्न में से किस घराने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताइएगा 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तानरस खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर
दिल्ली घराना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूरेनियम का जो है परमाणु क्रमांक क्या है। तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक, स्टार लगाइएगा, ये साइंस का प्रश्न है और आपको 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। तो ये बात आप लोगों को क्लियर ही समझ में आ जाना चाहिए। साइंस महत्वपूर्ण है आपके लिए, 3-4 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। और अगर आप डेली क्लासेस करते हैं तो मुझे लगता है कि आप आसानी से जो 3-4 दिन का समय है इसमें आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 92। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो है वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आप लोगों को, फटाफट से इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है। जनसंख्या 2011 के अनुसार आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है 1.64%, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी थी। अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। अलारमेल वल्ली निम्न में से किस नृत्य से जुड़ी हुई थी। तो 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे कि मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा जो है त्योहार मनाया जाता है। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। और जिनने बताया है यहाँ पे कि मकर और विलक्कू, तो बिल्कुल राइट उत्तर है मकर विलक्कू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताइएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो है कार्यकाल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है वित्तीय लेन देन पर जांच और रिपोर्टिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगा अनुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगा अनुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आपको, क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20, फटाफट से आपको बताना है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मैथन बांध, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आपको 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे। तो देखिए ये तो मैंने एक बार क्लास में आपको कराया था, 2-3 दिन हुआ, तो इसको आप लोग जो है इसके कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर के साथ सभी लोग बताएंगे। देखते हैं कौन कौन जो है याद रखा हुआ है।
अगला प्रश्न है कि गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्न में से कौन सा त्योहार नृत्य किया जाता है, कौन सा जो है नृत्य गोवा में किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। 22वें नंबर प्रश्न, फटाफट से। तो गोवा में किया जाता है फुगड़ी डांस। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कि रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पुलकेशिन द्वितीय, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे देखिए, अब जो है फिर से रीजनिंग का एक प्रश्न आ चुका है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, श्रृंखला का तो एक प्रश्न आपको तंग करने वाला बिल्कुल ही मिलने वाला है, परंतु अगर आपने बेहतर तरीके से हमारे साथ क्लासेज की हुई है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे लिखा है 840, सीधा यहाँ से 168 हो गया, फिर इसके आगे 42 हो गया, फिर इसके आगे यहाँ पे, फिर इसके आगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अगर आप थोड़े से जो है समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे दिया क्या गया है, ये जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 7 से यहाँ पे 14 लिख दिया, तो 7 में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 14 से 42 लिखा है, 14 में 3 से गुणा करेंगे, 14 तिया 42, 42 से 168, यानी कि 42 गुणे 4, 42 चौका 168, 168 में 5 से गुणा करते हैं तो ये होता है 840। अब देखिएगा, पहले 5 से गुणा, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा। कौन सा अक्षर में 1 से गुणा करेंगे कि 7 हो जाए, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 तो होगा नहीं, 7 में 7 से, यहाँ पे देखिए 7 रख दो, 7 में 7 से गुणा कर दो, 7 आ जाएगा। बिल्कुल ही हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, इसमें कहीं से किसी भी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मकर संक्रांति के अवसर पर, ये तो हमने कर लिया है ना। अगला प्रश्न देखिए कि भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में जो है भाग लिया था, भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। और जिन्होंने भी इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश की है 1968, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा ये तो बहुत बेहतरीन। एक व्यक्ति कुल आय का जो है 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष जो है 30% मनोरंजन पर तथा जो है 40% दवाई पर तथा शेष का जो है 25% किराया पर तथा 900 रुपया की बचत करता है, तो कुल आय बताना है आप लोगों को। अब देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को बेहतर तरीके से ढंग आना चाहिए बनाने का। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसने कहा क्या है, ये पहले आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़े से जो है ध्यान यहाँ पे बरतना है। आपको जो है यहाँ पे कह रहा है कि 20% जो है भोजन पे, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास 100 रुपया था और उसमें से 20% खर्च कर दिया, यानी कि 80 रुपया बच जाएगा 100 रुपया में से। ठीक है, फिर जो है हमने क्या किया कि उसमें से जो है 30%, यानी कि जो बचा हुआ है उसका जो है 100 में से फिर जो है हमने 30 खर्च कर दिया, फिर जो है उसका 40% दवाई पे खर्च कर दिया, यानी 40 खर्च करेंगे तो 60/100। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, 25% खर्च कर दिया, यानी कि 75/100, तो बच गया हमारे पास 900 रुपये। बस इसी को तो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, तो 2 और ये 1 के 3 कट गया। अब देखिए 25 के पहाड़े में 3 मर्त में, 25 के पहाड़े में ये कट जाएगा 4 मर्त में। ठीक है, 4 के पहाड़े में 4 दूना का 8। अब देखिए और क्या कट रहा है, तो ये 2 के पहाड़े से ये 10 कट जाएगा 5 मर्त में। ठीक है, अब कोई कटने वाला है, अब कुछ कटने वाला है। आप कहिएगा कि ये 3 से ये काट दो 9, यानी कि 00 हो जाएगा। अब देखिएगा कितना हो जाएगा आप लोगों के सामने, तो ये 500 और यहाँ पे यानी कि बन जाएगा हमारे पास कितना, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 5 पे 4 0, 5000,
50,000 बटा यहाँ पे देखिए 7 6 बचा हुआ है, तो 7 का 42। अब 42 से इसमें भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो पूरा पूरा जो है ऑप्शन में दिया गया है जी, यहाँ पे तो पूर्णांक में होना चाहिए, ऑप्शन गलती है। आप 42 से इसमें भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, भाग कर लीजिएगा, जो भी उत्तर आएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि यदि 5,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो ब्याज का दर जो है आप लोगों को ज्ञात करना है कि कितना परसेंट जो है इस पे टैक्स है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना है 5,000 गुणे मूलधन गुणे समय, समय कितना है 2 वर्ष, दर बट्टा में हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, बचा हुआ 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 दूना का 10, 10 से 1 जीरो और कट गया, यानी बचा हुआ इधर 8 और इधर आर, आर यानी कि 8% आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की जो है स्थापना कब की थी, बताइएगा। 29वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और जिन्होंने बताया है 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 1699 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, किस घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिया, 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है चौरी चौरा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जुकाम के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी होता है, जुकाम के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी होता है, क्वेश्चन आपके सामने है 31, और 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे राइनो वायरस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हर साल हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो हॉर्नबिल आप लोग को याद रखना है कि जो है नागालैंड है ना, हॉर्नबिल तो नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी नो है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपको बताना है क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। अब देखिए करेंट अफेयर, अप्रैल 2025 में भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायफ का चौथा जो है संस्करण आयोजित हुआ, तो ये जो है आप लोग को याद रखना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में विनाशकारी भूकंप के बाद एक जो है आपदा अभियान था, तो ये जो है आप लोगों को कौन सा देश में आया था, म्यांमार, इसमें जो है बड़ी बड़ी भूकंप आई थी जिससे जो है ये शुरू किया गया था भारत के द्वारा। अगला प्रश्न था भारत बांग्लादेश सैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 का जो है 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो बोंगो सार जो भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास था, ये जो है आप लोगों को याद रखना है बंगाल की खाड़ी थी। अगला प्रश्न आपके सामने है 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, फटाफट से आपको बताना है कि 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, तो नई दिल्ली जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेलों का जो है कौन सा जो है संस्करण आयोजित किया गया था, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेलों का जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी 38वां। तो इस तरीके से जो है आज का जो है आप लोगों का पूरा जो है क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास था। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।